हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में देखेंगे संक्रमण धातुओं के महत्वपूर्ण ऑक्साइड। तो जो संक्रमण तत्व देख रहे हैं अभी डी ब्लॉक के तत्व, उसमें आज हमको देखना है संक्रमण धातुओं के महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में। तो सबसे पहले इसका यौगिक है ऑक्साइड। तो ऑक्साइड आप लोग जानते ही हो, कोई भी संक्रमण तत्व क्या होगा, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यौगिक बनाएगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्साइड कहलाता है। यहाँ पे दिया है कि जो प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व हैं, प्रथम श्रेणी कहने का मतलब है 3D सीरीज। तो 3D श्रेणी के जो भी संक्रमण तत्व हैं वो क्या करेंगे, उच्च ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और अलग अलग ऑक्सीकरण क्रिया वाले ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। तो जो ऑक्साइड बनेगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग रहेगा, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो एक ही जो तत्व है अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या वाले अलग अलग ऑक्साइड का निर्माण कर सकता है। यहाँ पे जिन तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या बनता है उसमें ऑक्साइड जो बनेगा उसमें ऑक्सीकरण संख्या ये सब बन सकता है +2 से लेकर के +6 तक की। तो यहाँ पे देखो MO है, तो इसमें अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो इसमें M जो है 3D का तत्व रहेगा और O माने कि ऑक्सीजन है। इन सब में भी M बराबर क्या है, 3D का तत्व है और O बराबर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे जो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, पहले जो वीडियो बना था ऑक्सीकरण अवस्था वाला उसके अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, इसमें M का जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान आएगा +2, इसमें आएगा +3, इसमें आएगा +4, इसमें आएगा +5 और इसमें आएगा +6। इसको आप लोग निकाल कर भी देख सकते हो। अब इन सब के अनुसार क्या होगा, डी ब्लॉक के तत्व हैं अपना अपना ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर सारणी में दिया हुआ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये क्या है, सब 3D सीरीज के तत्व हैं। ये जब ऑक्साइड बनाएंगे तो देखो टाइटेनियम 3 प्रकार का ऑक्साइड बना रहा है, वेनेडियम 4 प्रकार का, क्रोमियम भी 4 प्रकार से, मैग्नीज जो है 5 प्रकार का ऑक्साइड। इसी प्रकार से सब डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें जो है ऑक्साइड में A जहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में A, B, C इस टाइप से इस्तेमाल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे A का मतलब है अम्लीय, B का मतलब है क्षारीय और C का मतलब है उभयधर्मी। A माने कि एसिडिक माने अम्लीय, B माने बेसिक माने क्षारीय और C माने कि उभयधर्मी और डैश का मतलब है स्थायी। तो ये हो गया। अब ये है स्कैंडियम का या टाइटेनियम का, तो ये सब इसके ऑक्साइड हैं। तो इसमें यहाँ पे B लिखा है माने कि ये क्या है, बेसिक है। ये भी B तो बेसिक है। यहाँ पे देखो C लिखा है, C का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है टाइटेनियम का ये वाला ऑक्साइड क्या होगा, उभयधर्मी होगा और डैश नीचे में है माने कि स्थायी प्रकार का उभयधर्मी होगा। अब A वाला यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है V2O5, इसमें A लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, एसिडिक नेचर का होगा या अम्लीय प्रकृति का होगा। इसको अच्छे से देख लेना। अब इसमें आगे दिया है कि जो संक्रमण धातु हैं उनमें ऑक्साइडों के महत्वपूर्ण लक्षण। तो जो भी ऑक्साइड बनता है उसकी प्रकृति के बारे में यहाँ पे बताया है। तो उसका जो प्रकृति है उसमें जो भी धातु रहेगा उसके ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करता है। कम ऑक्सीकरण संख्या वाले जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के रहेंगे और जिनका ऑक्सीकरण संख्या का मान ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति के रहते हैं। अब जो बीच वाला ऑक्सीकरण जिसमें पाया जाएगा, ना तो कम ऑक्सीकरण संख्या ना तो ज़्यादा, जैसे कि क्या 3-4 ऑक्सीकरण संख्या +3 +4 वाला जो बीच वाला है वो ऑक्साइड क्या कहलाएगा, यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करता है। उसके बाद अगर यहाँ पे ऑक्साइड को देखेंगे तो यह है मैग्नीज का 3, 4, 5 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें क्या हो जाएगा +8/3 ऑक्सीकरण अवस्था।
इसमें +3, इसमें +4, इसमें +7 मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। तो इसमें बोला गया है कि जो कम ऑक्सीकरण अवस्था वाला क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये MnO क्षारीय होगा। इसी प्रकार से जब ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाले को बोला गया है अम्लीय, तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय। अब यहाँ पे ये तीनों क्या हैं, बीच वाले ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैं। तो इन तीनों की जो नेचर होगा क्या होगा, उभयधर्मी प्रकृति का होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो जो है अम्लीय प्रकृति का मान बढ़ता हुआ जाता है, क्योंकि ये क्षारीय है, फिर उभयधर्मी आएगा, फिर अम्लीय आएगा। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति का मान बढ़ता हुआ जाता है। यहाँ पे क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड जो है, दूसरा इसका गुण देखेंगे किसका, ऑक्साइडों का। तो क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड अनऑक्सीकरण अम्लों में क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे और जलयोजित आयन का निर्माण करेंगे। अब ऐसे आयन हेक्सा एक्वा रहते हैं। तो यहाँ पर देखो जो क्षारीय और उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, किसमें, अनऑक्सीकारक अम्ल, माने कि HCl जो ऑक्सीकृत नहीं कर सकता, ऐसे अम्लों को क्या बोलेंगे, अनऑक्सीकारक अम्ल। यह जब इनके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे जल में विलय हो जाएंगे जलयोजित होकर के और जलयोजित आयन का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हेक्सा एक्वा का निर्माण होता है, हेक्सा एक्वा बनता है। 6 है तो हेक्सा और H2 है तो एक्वा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हेक्सा एक्वा का फॉर्मेशन होता है। अब तीसरा गुण दिया है कि जो आक्जो धात्विक लवण है, जो आक्जो प्रकार का क्या होगा, धात्विक लवण, साल्ट रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, धात्विक साल्ट रहेगा। तो इसको जब देखेंगे तो जैसे कि एग्जाम्पल में आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र है ये K2Cr2O7 और ये है KMnO4। तो इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों को रट लो, इसका सूत्र को, इसके क्रोमियम पोटेशियम ऑक्सीजन की संख्या, इसमें जो है पोटेशियम मैग्नीज और ऑक्सीजन की संख्या और इनका सूत्र, क्योंकि ये दोनों प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे अनुमापन वाले प्रैक्टिकल में कहीं कहीं पे जो सूचक के रूप में और इसका विलयन बनाने के लिए भी आप लोग को प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को अच्छे से रट लेना। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये है क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इन दोनों को के बारे में डिटेल से आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आ रहे हैं ये दोनों, क्योंकि ये जो है क्रोमियम किसका है, 3D का तत्व है और इसमें का जो मैग्नीज है 3D का तत्व है। तो ये किस में आएंगे, 3D तत्व के यौगिक के अंतर्गत ये आते हैं। अब इनमें जो है ये सब क्या है, ऑक्साइड हैं, किसके, 3D सीरीज के। तो इनको अम्ल अथवा क्षार में जब विलय करेंगे तो क्या बनेगा, बनता है आक्जो धात्विक लवण। अब अगला गुण है कि किसी एक संक्रमण श्रेणी में जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं या फिर बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो धातु का जो आयन है +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होता जाता है। माने धातु के जो आयन रहेगा उसमें क्या होगा, +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी रूप में मिलता जाएगा। और किसी धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था जितनी अधिक होती है उसके अपचयित होने की प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक होती है। माने ऑक्सीकरण अवस्था का मान जब ज़्यादा है तो क्या होगा, उसके अपचयित होने की प्रकृति का मान भी ज़्यादा होता है। एक समूह में या ग्रुप में अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे जाने पे क्या होगा, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का मान अधिक स्थायी होता जाता है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे हैलाइड। तो जो हैलाइड है, संक्रमण धातु क्या होगा, हैलोजन से जब क्रिया करेंगे तभी क्या बनाएगा, हैलाइड बनाएगा। अभी तक क्या देखे हैं, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड किससे बनता था, जब संक्रमण तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करते थे तो ऑक्साइड बनता था। यहाँ पे जो संक्रमण तत्व हैं जब हैलोजन से क्रिया करेंगे किस पे, उच्च ताप पे, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा
उस पर क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब प्रारंभ में जो उच्च ताप का होना आवश्यक नहीं है। जब शुरू में रिएक्शन जब शुरुआती होगा, रिएक्शन शुरू होगा, उस टाइम क्या हो, टेम्परेचर को ज़्यादा होना आवश्यक, टेम्परेचर का जो ज़्यादा होना क्या होता है, आवश्यक होता है, क्योंकि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक रहता है। लेकिन जब एक बार क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसके बाद उसमें उत्सर्जित ऊष्मा जो है इतनी पर्याप्त होती है कि अभिक्रिया जारी रह सकती है, और अभिक्रिया जारी रहती है और आगे बढ़ती जाती है, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी एक धातु रहेगा, उसके प्रति जो क्रियाशीलता है किसकी, हैलोजन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैं, हैलोजन है। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इस प्रकार से इसमें क्रियाशीलता का क्रम पाया जाता है। अब जो फ्लोराइड है ये क्या होंगे, आयनिक यौगिक होते हैं, जबकि जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में सहसंयोजी लक्षण का मान ज़्यादा पाया जाएगा। इसका मतलब है जब 3D के तत्व फ्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, फ्लोराइड बनाएंगे। तो जो फ्लोराइड है इसमें फ्लोरीन के अत्यधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण क्या होगा, आयनिक गुण पाया जाता है, आयनिक प्रकार का बंध रहेगा। लेकिन जब जो 3D के तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से रिएक्शन करेंगे तो इसमें सहसंयोजक प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पे ज़्यादा विद्युत ऋणी होने के कारण जो धातु है फ्लोराइड के साथ क्या करेगा, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था के साथ बनता है। अगर हम लोग क्या देखेंगे, क्रोमियम के फ्लोराइड को उदाहरण के तौर पे देखते हैं, तो यह क्रोमियम का फ्लोरीन के साथ बना हुआ क्रोमियम का फ्लोराइड या क्रोमियम का हैलाइड। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, तो इसमें जो है क्रोमियम क्या करेगा, +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। और इन सब में यह है क्लोरीन के साथ क्रोमियम का हैलाइड है, या ब्रोमीन के साथ ब्रोमाइड है, और ये आयोडीन के साथ क्या है, आयोडाइड है। तो इन सब का अस्तित्व यहाँ पे नहीं रहता है, केवल जो है क्या पाया जाता है, क्रोमियम का फ्लोराइड यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे क्या दिया है, CuF2। ये जो है देखो, कॉपर के साथ जब फ्लोराइड बनाएगा तो क्या बनाएगा, CuF2 बनाता है, जो कि एक आयनिक यौगिक रहता है। इनका क्रिस्टल जालक रूटाइल प्रकार की संरचना बनाता है। लेकिन जब क्लोरीन के साथ कॉपर और ब्रोमीन के साथ कॉपर बहुलीकृत श्रृंखला का निर्माण करता है। अब ये तो दो हम लोग देखे, ऑक्साइड और हैलाइड। अब देखेंगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके सल्फाइड। तो सल्फाइड किससे बना है, सल्फर से बना है। तो 3D सीरीज के कोई सा भी तत्व जब क्या करेंगे, सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, तो क्या कहलाएगा, सल्फाइड कहलाएगा। उच्च ताप पर जो संक्रमण धातु सल्फर से क्रिया करते हैं और सल्फाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे कॉपर है प्लस सल्फर है। कॉपर जो है सॉलिड रूप में रहता है और सल्फर गैसीय स्टेट में रहता है, क्योंकि सल्फर गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। तो यह दोनों यहाँ पे क्या होगा, उच्च ताप पर रिएक्शन करेगा। तो Cu2S ये कॉपर का सल्फाइड बनता है। अगर इसकी संरचना देखेंगे तो यहाँ पे CuCl2 की संरचना है, सॉरी मैं इसकी संरचना सोच रही थी। यहाँ पे जो CuCl2 पढ़े थे ना, उसकी संरचना को यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं देख पाई थी, इसको देख लेना आप लोग। तो CuCl2, एक जो Cu है 2 Cl से जुड़ा है, फिर ये Cu 2 Cl से, और ये भी जो Cu है Cl से, ये Cu इन दोनों Cl से। इस प्रकार जो है इसमें जितना भी Cl है वो आपस में क्या रहेंगे, बहुलक के फॉर्म में रहेंगे।
माने बहुलीकृत श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो धातु के जो सल्फाइड होते हैं निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी रहेंगे, लेकिन सल्फर जो है प्रबल ऑक्सीकारक नहीं रहता है। सल्फर एक प्रबल ऑक्सीकारक नहीं है। और जो कॉपर सल्फाइड है इसमें CuS जो है इसकी तुलना में Cu2S अधिक स्थायी प्रकार का सल्फाइड बनाते हैं। अब संक्रमण धातु सल्फाइड को क्या करता है, धातु के विलयन में H2S गैस प्रवाहित करके भी बनाया जा सकता है। यह जो था पहली विधि बनाने के लिए, उसमें क्या किए थे, कॉपर और सल्फर की गैस को डायरेक्ट रिएक्शन कराए थे, किस पे, उच्च टेम्परेचर पे। अब दूसरी विधि इसको बनाने की क्या है कि जो इसमें जो है संक्रमण धातु सल्फाइड को क्या कराएंगे, H2S गैस प्रवाहित करके भी इसको बनाते हैं। तो Cu2+ है और H2S गैस उसमें जब प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे CuS बनता है, माने कि ये 3D सीरीज का सल्फाइड बन गया और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 2H+ के रूप में बचा रहता है। इसी प्रकार जो CO2+ है यह जब H2S से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे COS बनता है प्लस H+ का निर्माण होता है। तो ये हो गया संक्रमण धातु सल्फाइड जो काले ये या भूरे रंग के होते हैं। तो संक्रमण धातु के जो सल्फाइड हैं ये किस कलर के रहेंगे, काला या फिर भूरा कलर का रहता है। यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट क्या, उसके यौगिक संक्रमण तत्व के। अब जो इसके यौगिक बने थे उसको हम लोग क्रम से यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले जो आपको याद करने बोली थी ऊपर में, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको देखते हैं। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका सूत्र होता है K2Cr2O7। अब इसका निर्माण देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो ये व्यापारिक रूप से इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए इसका व्यापारिक रूप से निर्माण करते हैं। तो जो क्रोमाइट अयस्क है उसको सोडियम कार्बोनेट तथा चूने के साथ में क्या करेंगे, प्रत्यावर्तनी भट्ठी। जो अनेक प्रकार के भट्ठी रहते हैं उसको आप लोग किस में पढ़े हो, 10th क्लास में पढ़े हो। तो प्रत्यावर्तनी भट्ठी में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसमें चूना गालक या फ्लक्स का काम करता है। जो चूना उसमें लिया जाता है वो किसका काम करेगा, उसको गलाने का या फिर फ्लक्स करने का काम करता है। और मिश्रण को बाद में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करा करके उसको यहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे जो क्रोमाइट है किसका, ये क्रोमाइट है FeO और Cr2O3, ये क्रोमाइट है। इसको जब सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट बनता है और फेरस ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल से अब यह जो बना है सोडियम क्रोमेट, ये देखो ये जो सोडियम क्रोमेट बना है इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ये चूना है, सॉरी, यहाँ पे ये सोडियम क्रोमेट है। तो सोडियम क्रोमेट को H2SO4 से क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। तो H2SO4 एक अम्ल है, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, अम्लीकृत करने की क्रिया। तो यहाँ पे जब इसको क्रिया करेंगे सोडियम क्रोमेट को H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पीले कलर का मिश्रण बन जाता है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो यहाँ पे येलो कलर का मिश्रण हमको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे इसको मिलाएंगे वहाँ पे येलो कलर दिखाई देगा। अब इस मिश्रण को कुछ देर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और नारंगी कलर के मिश्रण में चेंज हो जाता है, क्योंकि शुरू में ये दोनों रिएक्टेंट था,
अब धीरे धीरे इनमें क्या होगा, रिएक्शन होते जाएगा और प्रोडक्ट का निर्माण होगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट बना है और सोडियम सल्फेट बना है प्लस वाटर का निर्माण हुआ है। तो जब इससे इनका निर्माण होता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे कलर का रंग नारंगी हो जाता है। अब विलयन को अब क्या कर लेते हैं, सांद्रित कर लिया जाता है, कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाता है, तनु रूप में रहता है, उसको क्या करेंगे, सांद्रित कर लेंगे, जिससे जो है यहाँ पे Na2SO4 ये जो बना हुआ है ना NO2SO4 ये क्या होगा, क्रिस्टल के रूप में यहाँ पे अवक्षेपित होकर के प्रेसिपिटेट या पीपीटी का निर्माण करेगा। अब आगे जो है सांद्रण करने पर यह जो यहाँ से हट गया अवक्षेपित होकर के, तो हटने के बाद इसमें क्या क्या बचा, Na2Cr2O7 बचा है और यहाँ का H2O बचा है। तो इन दोनों का क्या होगा, क्रिस्टल यहाँ पर अलग हो जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या मिला है हमको, सोडियम डाइक्रोमेट मिला है, लेकिन हमको क्या प्राप्त करना था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसको एक स्टेप और रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे। तो क्या होगा, जो सोडियम डाइक्रोमेट का जो विलयन बनेगा इसका हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको विलयन अवस्था में लेते हैं सोडियम डाइक्रोमेट को और उसमें KCl को मिलाते हैं, माने पोटेशियम क्लोराइड को मिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कम विलयनशील जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है यह अवक्षेपित होकर के हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से जो सोडियम डाइक्रोमेट है यहाँ पे KCl के साथ रिएक्शन कराए तो सोडियम की जगह में इसमें का 2 पोटेशियम आकर के जुड़ जाएगा और इसमें का जो Na है इस Cl के साथ मिल करके NaCl बना लेगा। तो यहाँ पे इसमें का पोटेशियम यहाँ आ जाता है और इसमें का सोडियम यहाँ चल जाता है, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा और ये क्या होगा, कम विलयनशील रहता है। जो विलयन यहाँ पे इन दोनों को मिला है तो विलयन बना है, तो इसमें कम मात्रा में विलयनशील रहता है, जिसके कारण पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे अवक्षेप के रूप में जम जाता है और यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये मिल गया। तो इसको बनाने की विधि में कितना स्टेप था, 3 स्टेप। तो इसको किस में पूछ सकता है, परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, ज़्यादा नंबर का जो क्वेश्चन रहता है। तो इसको बनाने की विधि में आप लोग को तीनों स्टेप को लिखना पड़ेगा और स्टेप वाइज इसमें नंबर मिलता है। तो जैसे 4-5 नंबर का पूछेगा इसको बनाने की विधि के बारे में, तो सिद्धांत में आप लोग को तीनों को समीकरण को देना पड़ेगा, फिर इसके क्रिया विधि में जो यहाँ पे शब्दों में लिखा है ना उसको लिखना है। कई बार देखना जो किसी चीज़ को बनाने की विधि पूछता है उसमें पॉइंट वाइज दे दिया रहता है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पे समझाइए, ऐसा देता है। तो पहला दे देता है उसका सिद्धांत, दूसरा देता है क्रिया विधि और तीसरा देता है उसके उपयोग। तो सिद्धांत जहाँ भी दिया रहेगा, किसी भी विधि को बनाने का जो सिद्धांत दिया रहेगा वहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, उसका जो समीकरण है, ये जो रिएक्शन वाला इक्वेशन है, इसको आप लोग किस में डालोगे, सिद्धांत के जगह में डालोगे। और क्रिया विधि की जगह में क्या को डालना है, जो भी आप लोग को लैंग्वेज में लिखा हुआ है, शब्दों में जो लिखा है उसको कहाँ पर डालोगे, क्रिया विधि के बीच में डालना है। और किसी किसी में दिया रहता है नामांकित चित्र, तो नामांकित चित्र में जो ब्यूरेट, पिपेट, स्टैंड का या फ्लास्क का या बीकर का जो चित्र रहता है रहेगा तो उसको लिखना है, और रहेगा उसी में पूछेगा उसको। इसमें जैसे नहीं है तो इसमें क्या आएगा, केवल प्रिंसिपल आएगा, सिद्धांत आएगा, जिसमें ये रासायनिक अभिक्रिया आ जाएंगे। और क्रिया विधि में क्या आएगा, जो लैंग्वेज में लिखा है ना, इसको मिलाए, इसको किए तो ये मिला, ये सब क्या इसमें आएगा, क्रिया विधि में आएगा। अब यहाँ पे ये हमको क्या मिल गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसको बनाने की जो विधि है कितने स्टेप में कंप्लीट हुई, 3 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट हुई है। यहाँ तक आप लोग पढ़ना और कंप्लीट करना। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के गुण या फिर प्रॉपर्टी के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक।